हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड है ना। ये लेसन में हमने सबसे पहले द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर यह हमने देखा। इसमें हमने देखा था द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। जैसे लिथोस्फीयर मतलब शिलावरण जिसको कहते हैं है ना, शील पत्थर वाला, एंड हाइड्रोस्फीयर यानी जल वाला भाग। तो हमने इसमें देखा वाटर कितना है 2/3% और लैंड जमीन कितनी है 1/3%। जमीन हमारे इसमें इतनी कम है और बाकी पूरी तरह क्या है वाटर फैला हुआ है। इसमें हमने देखा था। इसके बाद में हमने यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे हमारे। कौन कौन से थे? एशिया, सेकेंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है? एशिया है ना। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ये हमने देखा था। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखे थे 5 ओशियन। 5 ओशियन के नाम क्या देखे थे हमने? अटलांटिक, सेकेंड पैसिफिक, आर्कटिक, द साउथर्न ओशियन एंड द इंडियन ओशियन। ठीक है, हमने यह नाम देखे थे 5 ओशियन एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद हमने सरफेस वाटर देखा था। सरफेस वाटर के बारे में हमने फिर लेक्स देखा था। लेक्स, उसके बाद में वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस कैसे होता है, ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, एंड हमने ये सब मिलाकर क्या देखा था? हाइड्रोस्फीयर है ना, द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर टुगेदर फ्रॉम द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब हम आज देखेंगे एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी क्या होता है? वातावरण। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या बोला है हमें यहाँ पर एटमोस्फियर के बारे में कि द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमें क्या बोला है कि द एनवलप ऑफ एयर अराउंड है ना, हमारे चारों ओर एनवलप यानी हमारे चारों ओर पृथ्वी के अर्थ के चारों ओर में अर्थ इज कॉल्ड इज एटमोस्फेयर है ना, यानी अर्थ के चारों ओर जो उपस्थित हवा का आवरण है, एनवलप है, उसे क्या कहते हैं? एटमोस्फियर कहा जाता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमोस्फियर बिकम्स रेयर। यानी क्या बोला है हमें? जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है? जो हवा है वह रेयर होती है, हवा कम कम होते जाती, विरल होती जाती है। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। यानी क्या बोला है हमें कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है? वातावरण के एटमॉस्फेयर के क्या है? घटक है, मुख्य घटक है। एटमॉस्फेयर के क्या है? कंसिस्ट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना ये सब। और फिर क्या बोला है कि देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और ये सभी जो गैसें है यह एटमॉस्फेयर में स्मॉल क्वांटिटीज में, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो सेकेंड पैराग्राफ क्या बोला है? द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हमें यहाँ क्या बोला है यहाँ पे कि पृथ्वी के जो सरफेस है, इस सरफेस में ऊपर हम जाते हैं तो हमें ये जो दिया है ट्रोपोस्फेयर, देखो हमारे यहाँ पर डायग्राम दिया है द अर्थ एटमॉस्फेयर का, दिख रहा है ये डायग्राम। इस पर देखो हमने जैसे थोड़ा ऊपर गए, हमारे अर्थ से थोड़ा ऊपर गए तो हमें ये ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में शोभ मंडल कहते हैं। फिर इसके ऊपर में हम लोग दिख रहा है ये एरोप्लेन वगैरह जाता है, बादल हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर में क्या होती है? ओजोन लेयर है ना, ओजोन गैस, ओजोन लेयर होती है। उसके ऊपर में फिर क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर में नहीं जाते हैं। फिर यहाँ पर मेसोस्फियर, मेसोस्फियर मतलब मध्य मंडल होता है। फिर इसके ऊपर में जो रॉकेट है वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, जो दिख रहा है ना। फिर यहाँ पर आयनोस्फियर, ये क्या है? अयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फियर। उसके ऊपर में जहाँ पे तारे वगैरह होते हैं, हमारा रॉकेट वगैरह जहाँ दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, तो ये क्या है? एक्सोस्फियर है, जिसको बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये हमारे वातावरण के क्या है? पृथ्वी का जो वातावरण है उसके घटक है ये सब कुछ, ठीक है। फिर क्या बोला है हमें यहाँ पर? लेयर
that extends from the Earth's surface to a height of about 13 किलोमीटर is called the troposphere। इसको अंडरलाइन करोगे बच्चों। क्या बोला यहाँ पे हमें कि जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की कितनी होती है, 13 किलोमीटर है ना, हमारे अर्थ से लेकर तो हमारे जो पृथ्वी का जो सरफेस है ना, पृथ्वी का सरफेस, उसमें से कम से कम 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूरी की परत पर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। इतनी हाइट 13 किलोमीटर दूरी पर ट्रोपोस्फियर होता है हमारे अर्थ से। द कंडीशन इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली, दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और क्या बोला है हमें कि जो ये ट्रोपोस्फियर है, जिसको हम लोग हिंदी में शोभमंडल कहते हैं, तो यह जो है यह हवा में कई प्रकार से इसमें चेंजेस होते, कंटिन्यूसली चेंज होते हवा में। और पृथ्वी के जो हमारे अर्थ के लिविंग वर्ड है, पृथ्वी के जो सजीव है लिविंग वर्ड है, उनके जीवन पर इन चेंजेस का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, ग्रेट एक्सटेंट हमें दिखाई देता है। फिर क्या बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। सूर्य द्वारा जो पृथ्वी को हीट मिलती है, उष्मा मिलती है, उसके कारण जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, हीटेबल गर्म होता है, हीटेड हो जाता है। हेंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इज द हॉटेस्ट। एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। फिर क्या बोला है कि वो पृथ्वी का जो सरफेस है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण जो सरफेस है नियरेस्ट द सरफेस, जिसके कारण पृथ्वी के पास वाला, समीप वाला जो पृष्ठभाग है, वो हवा सबसे ज्यादा क्या होती है, हॉट होती है, हॉटेस्ट गर्म हो जाती है। एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। और फिर जो ट्रोपोस्फियर है उसमें से यह ऊपर की ओर जाने पर हवा क्या हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हॉटेस्ट, वैसे वैसे वो हवा ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद में कूलर, ठंडी हो जाती है, ठंडी होती जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज कंटेन्ड इन द ट्रोपोस्फियर। फिर क्या बोला है, वातावरण की ऑलमोस्ट जो भी संपूर्ण क्या है, वेपोर है, वाष्प है, वह क्या हो जाती है, ट्रोपोस्फियर में जाती है, ट्रोपोस्फियर में ही होती है। दैट इज वाई ऑल वेदर रिलेटेड फोनोमिया such as formation of clouds, rain, fog, winds and storms take place in the troposphere। और वातावरण में जाने के बाद में जो जलवायु में जो बादल है, क्लाउड्स है, बारिश है, रेन, कोहरा है, पवन है, आंधी तूफान है, ये सभी क्या होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। द एयर ऑन हाई माउंटेन इज रेयर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस। Aeroplanes fly in the higher parts of the troposphere. There the air is very rare. Therefore, arrangements have to be made to ensure the passengers get enough air for breathing. अब जब ऊंची पहाड़ी के ऊपर में जाने पर वहां पर चारों ओर में क्या हो जाती है, जो एयर है वह पृष्ठभाग की हवा की ऊपर जाने से, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाने से क्या हो जाती है, वह हवा कम हो जाती है। हवा कम होने की वजह से चारों ओर वह हवा क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। और जो यातायात है, यानी जो हम लोग जाते हैं ना, यहाँ ऊपर जाते हैं, तो यातायात जो है यानी आसमान में ऊंचाई पर जाने के बाद में जो यातायात के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई से अधिक अगर ऊपर गए हम लोग, इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर गए, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर में जाने के बाद में ऊंचाई, जो एरोप्लेन है वो ऊपर उड़ जाता है ना, ट्रोपोस्फियर के दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाता है, ऊपर में जाकर वो उड़ान भरता है, तो ऊंचाई वाले भाग में ये उड़ते हैं। उस ऊंचाई पर हवा जो है वह अधिक विरल हो जाती, कम हो जाती है। तो जो विमान है वे ऊंचाई पर जाने पर यात्री जो होते, पैसेंजर्स होते, उनको श्वास लेने में दिक्कत जाती है। और इसके लिए विमान में जो बोलते हैं ना, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस होते हैं ना, वो विमान में सुविधा उनको करनी पड़ती है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कम हो जाती है ऊपर जाने से, इसलिए। फिर क्या बोला, ब्रीथिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। फिर क्या बोल रहा है कि बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड इज
स्ट्रेटोस्फीयर। ये हो गया, हमने ऊपर देखा, ऊपर क्या देखा हमने, इसके बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि अर्थ से लेकर तो बियॉन्ड द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से अप टू हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड इज स्ट्रेटोस्फीयर। यानी हमें क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है वह क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है शोभ मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर, कितने 50 किलोमीटर तक की परत को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल कहते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर देयर इज अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। फिर क्या बोला है यहाँ पर कि इसमें ओजोन जो गैस है, ओजोन की जो परत है, ओजोन गैस की परत इस स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। देखो दिख रहा है नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बीच में ओजोन लेयर है। ठीक है, फिर क्या बोला है, अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन एंड आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स बट द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब देम एंड प्रोटेक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेयर्स। जो ओजोन सूर्य से निकलने वाली जो हार्मफुल है ना, हार्मफुल लेयर है, ओजोन सन जो है हार्मफुल भेजता है ना, उनकी जो गर्म भाप, गर्म जो उष्मा होती है, उसके वजह से हम जल जाएंगे। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वह पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो वो उस किरणों को एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर। ठीक है, यानी उन ओजोन गैस जो है वो घातक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी के लिविंग थिंग का प्रोटेक्शन होता है। ये हमने डायग्राम देखा। अब हमें क्या बोला यहाँ पर, न्यू वर्ड कौन सा है हमारा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, संघनन। द प्रोसेस ऑफ वेपोर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, यानी वाष्प जो है, भाप है, वेपोर, वो ठंडी होने के बाद में उसका टर्निंग किस में होता है, वाटर एंड लिक्विड में हो जाता है, पानी में, है ना। उसे ठंडा होने के बाद में उसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। यानी वाष्प का ठंडा होकर, वेपोर का ठंडा होकर कूलिंग होने पर उसका वाटर में टर्निंग होता है, द्रव अवस्था में रूपांतरण होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब इसके बाद में हम देखेंगे हाउ डज इट रेन, यानी बारिश, वर्षा कैसे होती है। हमें पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे द वाटर साइकिल का पिक्चर दिख रहा है। ये सन है ना, सूर्य की गर्मी से, है ना, सूर्य की गर्मी दिख रही है, सूर्य की गर्मी भाप बनती है, पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाती है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, आपकी वाटर साइकिल कैसा होता है। हाउ डज इट रेन, क्या बोला है, वाटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो सूर्य से उष्मा निकलती है, जमीन के पानी को क्या करती है, वाष्पीभवन, जमीन के पानी का इवेपोरेट्स करती है, जमीन के पानी को इवेपोरेट्स करती है, यानी वाष्पीभवन का काम करती है भाप के द्वारा, है ना। वाटर दैट हैज percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। और क्या बोला, जमीन के अंदर में जो पानी जमा होता है, रिसा हुआ पानी भी सूर्य की भाप के द्वारा, सूर्य की हीट के द्वारा भाप बनकर हवा में क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। एज वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर इट राइसेस हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर, it is goes higher, it cools and condenses forming very fine droplets of water। यानी वाष्प जो है, वेपर, वो हवा की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वातावरण में, एटमॉस्फेयर में यह ऊंचाई पर चला जाता है। और ऊंचाई पर जाते समय क्या करता है, वो ठंडा हो जाने के कारण उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, उसका संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। और संघनन होने के बाद में पानी के जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और छोटे छोटे पानी के जो कण है, पानी के सूक्ष्म कण वह बनते हैं। द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। These small droplets join together and form bigger drops which are heavy. They cannot float
such drops of water fall down on the earth in the form of rain। यानी पानी के जो ये कण है ये इतने छोटे और हल्के होते हैं कि बादलों में क्लाउड्स के रूप में आकाश में क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, तैरते रहते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को एकत्र होने पर उसका क्या होता है, पानी की बड़ी बूंदों में उसका बिगेस्ट ड्रॉप विच आर हेवी, पानी की जो बड़ी बूंदे है उसमें रूपांतरित हो जाता है। और ये जो बड़ी भारी बूंदे, हेवीएस्ट ड्रॉप्स है ना, पानी की जो बड़ी भारी बूंदे है भारी होती है और इसलिए ये तैर नहीं सकती। और ऐसी बूंदे जो है वर्षा के कारण जमीन पर गिरती है ना, अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन के रूप में, बारिश के रूप में गिरती है। दिस रेन वाटर फ्लोज इनटू रील्स, स्ट्रीम्स, रिवर एंड फाइनली इनटू द सी। आइस इन द स्नो कवर्ड रीजन also melts due to the heat of the sun to finally flow into river। अब जो वर्षा की जो बारिश जो है वो बारिश के रूप में जमीन पर जो पानी आता है वो सोतों में है ना, रील्स में, स्ट्रीम्स नालों में, रिवर नदियों में ये पानी बहता है और जाकर ये कहा जाता है समुद्र में मिल जाता है। और हिमाच्छादित प्रदेशों पर सूर्य की गर्मी की वजह से वहां पर क्या होता है, बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है। और यह पानी के जो है वो आकर कहाँ मिलता है, रिवर में, नदियों में आकर मिलता है, उसका फ्लो रिवर में आकर मिलता है। दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पीभवन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी दिस प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, वाष्प की, कंडेंसेशन यानी संघनन, एंड रेनफॉल यानी बारिश, गो ऑन इन अ कंटिन्यूअस साइकिल। दिस इज नो एज द वाटर साइकिल इज नेचर, यानी ये कंटिन्यूअसली होता है। पहले वाष्प बनती है, इवेपोरेशन होता है, वाष्प बनता है, फिर वो ठंडा होता है और फिर उसमें से बारिश होती है। जो कंटिन्यूअसली साइकिल है ये चलते रहता है, वाटर साइकिल देखो है ना, ये जो है पहले सूर्य की गर्मी से भाप बनी, फिर पानी से फिर बादल बने, फिर वो हल्के होकर तैरने लगे, फिर जमीन में आकर बारिश के रूप में गिरे, फिर सूर्य की किरणों से भाप बनी, फिर ऊपर गए, फिर बादल बने, है ना। इस तरह से जो कंटिन्यूअसली क्रिया है, प्रोसेस चलते रहती है। इसी को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। इसे कोई जल चक्र कहा जाता है। इवेपोरेशन वाष्पीभवन, फिर कंडेंसेशन संघनन, और रेनफॉल यानी वर्षा, जो क्रिया है निरंतर चलते रहती है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल यानी जल चक्र कहा जाता है। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, वातावरण के बारे में, एंड हाउ डज इट रेन, बारिश के बारे में, है ना। अब हम नेक्स्ट लेसन में बायोस्फीयर पढ़ेंगे। ओके बच्चों।